तो अभी एप्लीकेशन वापस से रन हो रही है और डायरेक्टली हम लोग जो लैंड करेंगे वो प्रोफाइल पेज पे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना मेन पेज अभी बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया था प्रोफाइल स्क्रीन। यार एप्लीकेशन स्टार्ट होती है पहले प्रोफाइल स्क्रीन दिखा दो। अब ये मैंने इस वजह से सेट किया था क्योंकि मैं बार बार नेविगेशन करके यूजर को प्रोफाइल पेज पे नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं चाह रहा था कि यार पहले प्रोफाइल पेज बना लूँ एक बारी, फिर हम काम करें। तो एप्लीकेशन एक बारी वापस से रन हो रही है, रन हो गई है। अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक सा हमने एक प्रोफाइल पेज बनाया था, इसमें ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं थी। बस यहाँ पर हमने एक सर्कल अवतार बनाया था, यहाँ पर यूज़र का नाम, ईमेल और यहाँ पर एक आइकन आ रहा था जिस पे क्लिक करने पर मैं ये चाहता हूँ कि कैमरा या गैलरी ओपन हो। ठीक है, दो ऑप्शन आने चाहिए, चूज फ्रॉम गैलरी और कैप्चर फ्रॉम कैमरा। ये आप कर सकें। दूसरा, प्रोफाइल एडिट कर सकें, पासवर्ड चेंज कर सकें, ऐप की कोई सेटिंग्स हैं तो वो चेंज कर सकें और फर्दर क्या है लॉग आउट हो सके। बेसिकली हमारा जो काम चल रहा है वो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो वही चीज़ हमारी प्रोग्रेस में है। खैर अभी मैं क्या करता हूँ कि ना यहाँ से प्रोफाइल स्क्रीन फिलहाल के लिए हटाऊंगा, बल्कि नहीं फिलहाल लगी रहने देते हैं। पहले हम बैकएंड का कोड अभी कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेरी प्रोफाइल स्क्रीन तो बनी हुई है। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन बनी हुई है, बस यहाँ पर उसकी डिटेल्स शो करनी है कि जो भी बंदा लॉगिन हो उसका नाम, उसके नाम का पहला लेटर और उसकी ईमेल वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बॉटम शीट भी सिखा देता हूँ। बॉटम शीट पता नहीं मैंने पहले बताई है या नहीं बताई, बताइए बॉटम शीट के बारे में बताया आप लोगों को पहले? चलो, बॉटम शीट क्या होती है कि मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बॉटम से ना एक मॉडल ओपन होगा, उसको कहते बताया मैंने? क्या मैंने लगा भी दिया था? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखो ये एक कैमरा आइकन है, ये जैसा आपको नजर आ रहा होगा। इस कैमरा आइकन के क्लिक पे मॉडल बॉटम शीट खुलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लिकेबल बनाना है। अब क्लिकेबल बनाने के लिए ऑल आई हैव टू डू, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैं बल्ब के आइकन पे गया और रैप अप कर दिया इसको किस विजेट से? जेस्चर डिटेक्टर से। एंड व्हाट इज जेस्चर डिटेक्टर पता है ना क्या होता है? भाई जेस्चर्स को डिटेक्ट करता है। जेस्चर्स जैसे आप स्वाइप कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, सही है, लॉन्ग प्रेस कर रहे हो, डबल टैप कर रहे हो, उनको डिटेक्ट करता है ये। तो मैंने सर्कल अवतार पे इस पर क्या करना है? सिर्फ टैप करना है। तो मैं चाहता हूँ ये उसे डिटेक्ट करे, डिटेक्ट करके उसके बिहाफ पर कोई भी जो एक्शन मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए कर दे। जैसे मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे बॉटम शीट खुल जाए। अब बॉटम शीट मैं बना लेता हूँ एक नज़र यहाँ पर। मैं आया यहाँ पर फंक्शन, मतलब अपने कोड के बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पर मैं अपनी मॉडल बॉटम शीट का जो है वो कोड लिखूंगा। इसके लिए मैं बनाऊंगा शो, क्या नाम दें, शो ऑप्शंस। ठीक है, शो पिक्चर ऑप्शंस। ठीक है, शो पिक्चर ऑप्शंस नाम का मैं एक यहाँ पर क्या बना रहा हूँ आपके सामने, एक फंक्शन बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ। और इसके अंदर अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फ्लटर का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करना है जिसे हम कहते हैं शो मॉडल। देखो आ रहे हैं यहाँ पे शो मॉडल बॉटम शीट, ये बिल्ट इन फंक्शन है फ्लटर का, बस आपने इसे कॉल करना है। अब यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं कि यार आप बॉटम शीट बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट दे दें। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट अगर पास नहीं करता तो ये बनेगा नहीं। तो अब कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर कैसे लेके आया जाए? देखो कॉन्टेक्स्ट ना आपके पास सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल होता है? बिल्ड में अवेलेबल होता है। जब भी आपका कोई विजेट बनता है, कोई भी विजेट बिल्ड होता है तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपके पास बिल्ड के अंदर अवेलेबल होता है। अभी मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर बिल्ड के बाहर कर रहा हूँ, अब यहाँ तो नहीं है भाई, बिल्ड के बाहर होगा। एक सेकेंड, अच्छा भाई मैं बता रहा था आपको मॉडल बॉटम शीट के बारे में कि भाई आपके पास बिल्ड कॉन्टेक्स्ट सिर्फ बिल्ड में अवेलेबल होता है, उसके बाहर अवेलेबल नहीं होता। अब ये जो पिक्चर ऑप्शंस नाम का मैं मेथड बना रहा हूँ, ये आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि बटन के क्लिक पे कॉल होगा। बटन कहाँ बना हुआ है? बिल्ड के अंदर बना हुआ है। बिल्ड के अंदर कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, तो क्या मैं इसमें एज अ पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट पास नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर बना दिया। दूसरा, अब ये वाला जो मेथड है मॉडल बॉटम शीट, ये फ्लटर का बिल्ट इन है, अपना मेथड है इसका। अब बिल्डर के अंदर आपने अपनी यूआई बिल्ड करनी है कि आप बॉटम शीट किस शक्ल में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप जैसे भी दिखाना चाहें। मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, मैं कॉलम लगाऊंगा। देखो मैंने ना यहाँ यूज़ किया कॉलम। क्या मैंने बिल्डर के अंदर एक मेथड पास किया और इसमें मैंने रिटर्न किया क्या, एक अदद कॉलम। अरे यार क्या हो रहा है क्या, इसमें मैंने रिटर्न किया कॉलम। कॉलम में आया क्या, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन के अंदर अब मेरे यहाँ पे ऑप्शंस देने, जैसे कि कैमरा का एक ऑप्शन आना चाहिए, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाना चाहिए, गैलरी का ऑप्शन आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस यहाँ पे मैं दूंगा। अब ये ऑप्शंस दिखाने के लिए मैं एक अच्छी सी यूआई के अंदर दिखाना चाहूँगा ये ऑप्शंस, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने इसके लिए यूज़ किया लिस्ट टाइल का। ठीक है, मैंने यहाँ यूज़ किया लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ना, पहले रीडिंग के अंदर मैं एक आइकन लगाऊंगा, आइकन।
आइकन्स डॉट कैमरा, ठीक है, कैमरा। और टाइटल में मैं लगा दूंगा क्या, एक टाइटल लिखा हुआ आएगा, कैप्चर फ्रॉम कैमरा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना ट्रेलिंग भी लगा देते हैं हाथ के हाथ। ट्रेलिंग में वो एक फॉरवर्ड वाला आइकन होता है, क्या कहते हैं उसको, शेवरॉन राइट, आइकन्स डॉट शेवरॉन, ये आ रहा है हमारा शेवरॉन राइट, ये आइकन मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो एक ऑप्शन तो ये बन गया किसका, कैमरा का। इसी को कॉपी करके मैंने नीचे पेस्ट किया और क्या बना दिया, गैलरी ऑप्शन भी बना दिया। और इसको मैंने कर दिया चूज फ्रॉम गैलरी। आइकन चेंज करेंगे ना, यहाँ से मैंने आइकन चेंज करके कर दिया आइकन्स डॉट गैलरी, गैलरी नहीं है फोटो, चलो अभी चेक करते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन कॉल भी तो करना है। ये कॉल किसके क्लिक पे करना है, इस बटन के क्लिक पे मैंने शो पिक्चर ऑप्शंस को कॉल करना है। तो चलो मैं गया बिल्कुल टॉप पर जहाँ ये बटन बना हुआ है, ये बटन बना हुआ है ईमेल के ऊपर, नाम के ऊपर, ये रहा कैमरा आइकन, ये जो आपको नजर आ रहा है। इसकी क्लिक के ऊपर खुलना चाहिए मोडाल बॉटम शीट। मैंने कहा ऑन टैप क्या हो, शो कर दो पिक्चर ऑप्शंस, ऑन टैप क्या हो, पिक्चर ऑप्शंस शो हो जाने चाहिए। देखते हैं किस तरह के ऑप्शंस आते हैं। देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बॉटम शीट खुल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बॉटम शीट आ रही है। इतनी बड़ी बॉटम शीट मुझे चाहिए नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी बॉटम शीट आने का एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि आपको बता चुका हूँ कि कॉलम आपके पेज की फुल हाइट ऑक्यूपाई करता है। तो अब बॉटम शीट की जितनी कैपेसिटी थी ना खुलने की, कॉलम उतना ज़्यादा जो है वो ओपन हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि कॉलम इतनी ज़्यादा हाइट के अंदर खुले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने ऑप्शंस हैं बस उतना सा ही खुले। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम में आकर इसका जो साइज़ है कॉलम का, मेन एक्सेस का साइज़, वो मैं क्या कर दूंगा, मेन एक्सेस मेन का मतलब कम से कम ओपन करना है, ज़्यादा नहीं। चेक करेंगे वापस, ये देखो अब मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे पास छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। दूसरा, इसको थोड़ा सा और अच्छा मजीद बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ना मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग वैडिंग ऐड कर देता हूँ कॉलम में। मैंने कॉलम पे क्लिक किया और कॉलम पे आकर रैप विथ व्हाट पैडिंग, ऑल नहीं, मैं सिर्फ टॉप टू बॉटम थोड़ी सी पैडिंग देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिमेट्रिक, क्या ऑल हटा के क्या कर दूंगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आप ना वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अपने हिसाब से पैडिंग दे सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया वर्टिकल, कितना, 16 पिक्सल्स, बेहतर। दूसरा, यहाँ पे ड्रैग हैंडल भी आ जाए। अब ये हैंडल क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात बॉटम शीट्स के ऊपर ना एक हैंडल सा बना हुआ होता है। उसका एक्चुअल में ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं, बस वो विजुअली थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अब वो कैसे लगाया जाता है, आपने आना है शो मोडाल बॉटम शीट पर, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है शो ड्रैग हैंडल। इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, बस इतना सा काम। अब देखिएगा यहाँ पे एक हैंडल टाइप का बनाएगा, एक्चुअल में उसका कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही शो के लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये मोडाल बॉटम शीट, ठीक है भाई। अब हम चाहते हैं कि अगर मैं कैमरा पे क्लिक करूं तो कैमरा ओपन हो, पिक्चर क्लिक हो, और यहाँ पे अपलोड का प्रोसेस होना चाहिए। अब ये काम कैसे होगा, चलो समझाते हैं आपको। सबसे पहले तो बात ये है कि क्लिक होना चाहिए और ऑप्शंस खुलने चाहिए। कैमरा पे कैमरा खुले, गैलरी पे गैलरी खुल जाए फ़ोन की। इसके लिए मुझे एक पैकेज की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। उस पैकेज को हम कहते हैं इमेज पिकर। क्या कहते हैं, इमेज पिकर। फ्लटर का ऑफिशियल पैकेज है जिसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी flutterpub.dev की वेबसाइट पे। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं क्या, तो पीछे बैठ के आराम से कर लो, क्योंकि आगे वालों को फिर जो पीछे देखते हैं ना, उनको लगता है कि क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही। वो ये बोल देगा, या तो पढ़ लो। ये देखो, ये पैकेज है इमेज पिकर के नाम का। इसकी मदद से मैं पिक्चर्स भी पिक कर सकता हूँ, वीडियोस भी पिक कर सकता हूँ, मल्टीपल पिक्चर्स पिक कर सकता हूँ, और फिर अपलोड का प्रोसेस कर सकते हैं। अपलोड का प्रोसेस तो खैर दूसरा पैकेज कुछ इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ऑल तो मैं अभी यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार बड़ा ही सिंपल सा है। आपने बस इसका नाम कॉपी करना है, पैकेज का नाम कॉपी किया, यहाँ पर आप आएंगे अपने टर्मिनल में और कमांड लिखेंगे flutterpub @ पैकेज का नाम, और एंटर प्रेस कर देंगे। पैकेज डाउनलोड हो रहे हैं, इंस्टॉल भी हो रहे हैं,
और पैकेज इंस्टॉल हो गए। सही है, ये पैकेजेस सारे बड़े लाइट वेट से होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते डाउनलोड होने में, फटाफट से डाउनलोड हो गया पैकेज। अब मुझे क्या करना है, इस पैकेज को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, मैं यह चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर मिसाल के तौर पे कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो कैमरा खुले, गैलरी खुले। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्ड के ऊपर मैं बिल्कुल आया और हाँ, सबसे पहले तो इसको स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम अपनी स्टेट चेंज करवा सकें। तो मैंने इस पर क्लिक किया, बल्ब के आइकन पे गया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये बन गया स्टेटफुल, स्टेटलेस से स्टेटफुल। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज पिकिंग एंड अपलोडिंग प्रोसेस। ठीक है भाई, यहाँ पर अब मैं इमेज पिकिंग और अपलोडिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर अब मुझे एक सबसे पहले कुछ वेरिएबल लेने, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया यू इंट एट लिस्ट। अब ये क्या है यू इंट एट लिस्ट, बेसिकली एक मिनट में बता रहा हूँ। ये आपके पास एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, वेरिएबल है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप 8 बिट वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, गैलरी से पिक्चर पिक करेंगे। ठीक है, अब वो पिक्चर अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं होगी, उसको हमने कन्वर्ट करना होगा बाइनरी बिट्स के अंदर। ठीक है, और जब इवन अपलोड भी करेंगे ना, तो वो बिट्स में बाइनरी कोड के अंदर आपकी पिक्चर अपलोड होगी। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, पिक्चर को होल्ड भी तो करना है कहीं पे। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल की डेटा टाइप चूज की है वो क्या है, अनअसाइंड इंटीजर 8 लिस्ट। ठीक है, 8 मतलब 8 बिट। तो यहाँ पर वेरिएबल को मैं एक नाम दे देता हूँ इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को नाम क्या दे दिया आपके सामने, इमेज। अब मैंने अभी इमेज पिकर डाउनलोड किया है। इमेज पिकर का काम होगा पिक करना इमेज कैमरा से या गैलरी से। सही है, यहाँ पर मैंने इमेज पिकर को कॉल किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ पिकर। बेसिकली इमेज पिकर क्लास का मैं क्या कर रहा हूँ, एक अदद ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये देखो बन गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह बनता है ना, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और क्लास का इंस्टेंस। नाम क्या रखा है इसका, पिकर। ये वो वेरिएबल है जिसमें पिक्चर आएगी और लेके आएगा कौन, पिकर लेके आएगा पिक्चर। ठीक है भाई, अब बनाएंगे हम मेथड पिक इमेज। खुद बना रहा हूँ, मतलब ये नाम मैंने पहले कहीं पे कोई प्रीडिफाइंड नाम यूज नहीं कर रहा है, मैंने खुद ही नाम दिया है इसको। इसका नाम है पिक इमेज। ये टाइप ऑफ असिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, जब भी आप इसे कॉल करेंगे ये क्या करेगा, ये करेगा पिकर डॉट, देखो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, पिक इमेज, पिक मीडिया, पिक मल्टीपल इमेजेस, पिक मल्टी वीडियो, पिक वीडियो। मैंने क्या करना है, पिक इमेज। क्या कह रहे हैं, सोर्स कहाँ से आएगी पिक्चर, कैमरा से, गैलरी से या कहाँ से। तो अब यहाँ पे इसको सोर्स भी बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे कहा इमेज सोर्स डॉट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक कैमरा है दूसरा गैलरी है, लेकिन दोनों ही करने ना हमने, तो हमने एक फिक्स तो नहीं करना। अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कोई एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन ऑप्शन तो मल्टीपल है। अब जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे कैप्चर फ्रॉम कैमरा या चूज फ्रॉम गैलरी करता हूँ, तो इस पे कैमरा, इस पे गैलरी खुलनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पिक इमेज के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब पैरामीटर बनाऊंगा। किस नाम से, सोर्स के नाम से। और ये सोर्स नाम मैं उठा के यहाँ पे पास कर दूंगा। मतलब जहां कहीं पे भी पिक इमेज का फंक्शन कॉल होगा तो पूछेगा कि आप सोर्स बताएं, कैमरा या गैलरी। तो मैं कैमरा या गैलरी जो भी बताऊंगा वो सोर्स यहाँ पर आकर सेट हो जाएगी, और पिकर क्या करेगा, उसी सोर्स से जाकर पिक्चर उठा लेगा। अब या हो सकता है वो कैमरा हो या हो सकता है वो गैलरी हो, लेकिन अब आप पिक्चर पिक करोगे या कैमरा से कैप्चर करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। पिक्चर चूज करने में भी टाइम लग सकता है और इवन कैप्चर करने में भी टाइम लग सकता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है या नहीं, तो वेट करना चाहिए इसका। हमने कहा हम वेट करेंगे, पिक्चर पिक हो जाए, वी विल वेट फॉर इट। लेकिन जब पिक्चर पिक हो गई तो उसके बाद उसे कहीं रखोगे, होल्ड करोगे ना। मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया, फाइल नहीं, पिक्ड इमेज। डन। मैंने कहा पिकर पिक करो इमेज को, कहाँ से, सोर्स क्या होगी। मैंने कहा जो सोर्स मैं बताऊंगा ना वहाँ से पिक करना, लेकिन टाइम लगेगा तुम्हें पिक करने में, तो हम वेट करेंगे। लेकिन जब पिक्चर पिक हो जाएगी तो उठा के किस वेरिएबल में रखोगे, पिक्ड इमेज में। अब फिर मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, इफ पिक्ड इमेज नॉट इक्वल टू नल। देखो हो सकता है ना यूजर पिक्चर पिक करने गया लेकिन उसका इरादा चेंज हो गया, उसने कहा नहीं छोड़ो पिक्चर नहीं लगा रहा, कैमरा या गैलरी से पिक्चर पिक नहीं कर रहा, तो इसमें फिर कुछ आएगा। अगर पिकर ने कोई पिक्चर पिक ही नहीं की तो पिक्ड इमेज क्या होगा,
नल होगा। तो मैंने यहाँ ये कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर पिक्ड इमेज नॉट इक्वल टू नल, पिक्चर नल नहीं है, यानी यूजर ने कोई ना कोई पिक्चर पिक कर ली है, तो क्या करो, तो क्या करोगे, उस पिक्चर को किस में रखोगे, ये फाइनल वेरिएबल है जिसके अंदर पिक्चर जाएगी, ये टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें अभी पिक्चर पड़ी हुई है। रखना कहाँ पर है पिक्चर को, मैंने इमेज वेरिएबल में। मैं यहाँ पर आया और मैंने इमेज वेरिएबल को कॉल किया, मैंने कहा इमेज इक्वल्स टू पिक्ड इमेज डॉट रीड एज बाइट्स। ये क्या मतलब हुआ रीड एज बाइट्स का, मैंने कहा पिक्चर पिक किया आपने इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो भी पिक्चर पिक की है उसको बाइट्स में रीड करो। बाइट्स में रीड करने का मतलब कि आप उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बाइट्स में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि मेरे वेरिएबल की टाइप बाइट्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रीड एज बाइट्स, लेकिन अब बाइट्स में कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, तो फिर अगेन हम करेंगे उसके बाद सेट स्टेट लाजमी कॉल करने ताकि पिक्चर सेलेक्ट हो जाए। बस मेरा फंक्शन बन चुका है, पिक्चर पिक होगी, ठीक है। पिक इमेज के थ्रू यहाँ पर आपकी पिक्चर पिक हो जाएगी, डन। मैं आया फर्दर कहाँ पे, बताओ ये ऑप्शन खुलना कहाँ पे चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल किस पे होना चाहिए। ये दो ऑप्शंस हैं, इन पे कॉल होना चाहिए ना, चूज फ्रॉम कैप्चर फ्रॉम कैमरा और चूज फ्रॉम गैलरी। इनके क्लिक के ऊपर ये फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए ना। तो मैं गया बिल्कुल नीचे जहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस बनाए हैं, ये देखो ये आ रहे, इसके ऑन टैब पर, इसके टैब पर क्या हो, कौन सा फंक्शन कॉल हो। अब ये कह रहा है सोर्स बताओ, तो इस पे सोर्स कौन सी होनी चाहिए, इस पे तो कैमरा होगा ना, पहला ऑप्शन कैमरा है, और इस पे क्या कौन सी सोर्स आनी चाहिए, डन। बस इतना सा काम था। मैं ऐप को रीस्टार्ट करता हूँ एंड चेक करते हैं कि क्या पिक्चर पिक हो रही है। पिक्चर पिक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने रन टाइम के ऊपर पैकेज की इंस्टॉलेशन की और ऐप को बंद करके नहीं चलाया। तो भाई जब भी आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी एक नया पैकेज इंस्टॉल करें तो ऐप को एक बार वापस से रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि वो पैकेज एक्शन में तब तक नहीं आता जब तक एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि जब भी आप रीस्टार्ट करते हैं ना एप्लीकेशन को, तो आपकी दोबारा से एपीके बिल्ड होती है। तो जो पुरानी एपीके थी उसके अंदर वो पिक्चर पिक करने का ऑप्शन नहीं था, तो अब नई वाली एपीके के अंदर ऑप्शन होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे आपको एक बार दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक कोड समझ में आया है, क्या ये पिक इमेज का प्रोसेस समझ में आया है। तो भाई हमारा एप्लीकेशन हमारी दोबारा से रीस्टार्ट हो चुके हैं। अब पिक्चर पिक करने का प्रोसेस वापस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं गया, मैंने कहा कैप्चर फ्रॉम कैमरा, तो कैमरा ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जाकर मैं पिक्चर मिसाल के तौर पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर क्लिक हो गई। मैंने यहाँ पर तुम्हारी लगा देते हैं, तुम्हारी आईडी है ना, हाँ ना, आजिक जाफरी लिखा हुआ है। देखो पिक्चर पिक तो हुई है, लेकिन क्या मैंने पिक्चर डिस्प्ले की है, हमने पिक्चर तो डिस्प्ले नहीं की। तो पिक्चर डिस्प्ले होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए मैं ऑन द टॉप गया, ऑन द टॉप जाने के बाद ये रही ना पिक्चर, लेकिन पिक्चर की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तो टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पिक्चर आनी चाहिए। अब पिक्चर कैसे आएगी, यहाँ पर पहले ये चेक किया जाएगा कि अगर यूज़र ने कोई पिक्चर पिक की है कैमरा या गैलरी से और वो नल नहीं है तो पिक्चर दिखाओ, और अगर पिक नहीं की तो उसके नाम का पहला लेटर दिखा दो, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। देखो फाइनल इमेज आके स्टोर किस वेरिएबल में हो रही थी, इसमें हो रही है ना, फाइनल इन दी एंड पिक्चर इसमें आ रही है, इमेज वेरिएबल में आ रही है। मैंने इसी को नीचे कॉल करना, इमेज नॉट इक्वल टू, या देखो मैंने बेसिक सी कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि इमेज अगर नहीं है नल, यानी यूजर ने पिक्चर पिक की है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज डॉट मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, इमेज डॉट मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी के अंदर आपने अपनी पिक्चर पास करनी है। तो मेरे पास पिक्चर है किसमें, इमेज वेरिएबल में, तो मैंने इमेज वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया, और साथ में नल चेक भी लगा दिया, ये बताने के लिए कि पिक्चर नल नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ तो मैं ऊपर ऑलरेडी चेक कर रहा हूँ ना, इमेज अगर नल नहीं है तो पिक्चर दिखा दो इमेज के अंदर, वरना क्या दिखाओगे, वरना टेक्स्ट आएगा उसके नाम का पहला लेटर आ जाएगा, डन है। अच्छा चेक करते हैं कि पिक्चर आ रही है यहाँ पर या नहीं आ रही।
पिक्चर पिक हो गई, लेकिन कैसी आई है, इसको सही करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पिक्चर जो आपकी क्लिक होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होती है, और पिक्चर मैंने जो यहाँ दिखानी है वो किस फॉर्मेट में दिखानी है, सर्कुलर फॉर्मेट में दिखानी है। तो उसको सर्कुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि यहाँ से आप इमेज को थोड़ी देर को हटाएं, ठीक है, और यहाँ पर आप यूज़ करें सर्कल अवतार। मेरे ओरिजिनल सर्कल अवतार का रेडियस कितना है, इसको भी 50 दे देंगे। बैकग्राउंड इमेज कितनी, बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी, इसमें मैं यूज़ करूँगा मेमोरी इमेज, और इसके अंदर मेरी पिक्चर जो है वो आ गई। बस इतनी सी लॉजिक, दोबारा ट्राई करेंगे और अभी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी पिक्चर तो आ गई है। अब बात यह है कि अभी पिक्चर अपलोड नहीं हुई है। पिक्चर को अपलोड करने का प्रोसेस एक डिफरेंट सिनारियो है। अब पिक्चर अपलोडिंग वाला काम मैं आप लोगों को करवाऊंगा सुपरबेस से, सही है। सुपरबेस क्या है, जैसे आपके पास फायरबेस है ना, फायरबेस का ऑल्टरनेटिव कह लो, या हाँ ऑल्टरनेटिव कह लो, उसी तरह से जैसे फायरबेस है ना उसी तरह से सुपरबेस भी है। सुपरबेस भी आपको वैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज, रियल टाइम डेटाबेस, होस्टिंग वगैरह। जैसे फायरबेस दे रहे हैं, सुपरबेस भी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन चीप रेट्स में, और काफ़ी सारी सर्विसेज फ्री हैं। जैसे कि फायरबेस की जो स्टोरेज है वो पेड हो गई है, पहले फ्री हुआ करती थी साल पहले, लेकिन अभी पेड है, आपको क्रेडिट कार्ड लाजमी लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन सुपरबेस फ्री है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टोरेज ऑफ फायरबेस, हम किसकी स्टोरेज यूज़ करेंगे, सुपरबेस की। ये क्लाउड स्टोरेज होगी, इसके ऊपर हम अपनी पिक्चर स्टोर करेंगे, लेकिन उसका जो पाथ होगा ना पिक्चर का, वो फायरबेस में ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह काम होगा कि मैं एक फ्लो बता देता हूँ, है हाँ हाँ ऑफिशियली मतलब यूज़ होता है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं इसका। देखो भैया, अब होगा कुछ इस तरह कि आपने इमेज पिक की, इमेज पिक करने के बाद आप वो पिक्चर कहाँ पे अपलोड कर देंगे, सुपरबेस पे। सुपरबेस क्या करेगा कि आपकी पिक्चर अपलोड करने के बाद आपको उस पिक्चर का क्या देगा, गूगल ड्राइव पे। यार उसकी एपीआई मिल जाती है, हाँ गूगल ड्राइव की एपीआई मिल जाती है, मिल जाती है, नहीं मिलती ना गूगल ड्राइव, नहीं भाई एपीआई मिलती है तो बताओ। एक और है क्लाउडिनरी, वो भी आजकल यूज़ कर रहे होते हैं लोग फायरबेस के ऑल्टरनेटिव पे पिक्चर अपलोडिंग के लिए, उसकी एपीआई भी मिल जाती है, फ्री है वो भी। ऐप राइट है, ऐप राइट का नाम शायद सुना हो, और किसी की एपीआई पता है, चेक करना, अगर है मीडिया फायर तो उस पर कर लेना, सही है। अब होगा क्या कि इमेज पिक की, उसके बाद पिक्चर जाएगी डायरेक्ट सुपरबेस पे, सही है। सुपरबेस पिक्चर की लिंक देगा हमें अपलोड होने के बाद। अब वो जो लिंक है ना, वो मैंने एक्चुअल में कहाँ सेव करवानी है, अपने फायरबेस डेटाबेस के अंदर, और वहां से फिर मैं क्या करूंगा, जब डेटा फैच करूंगा तो पिक्चर भी फैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा सिनारियो है। तो अभी मेन चीज़ तो हमारी रहती है कि यूज़र की एक्चुअल डिटेल्स फैच करनी है प्रोफाइल पेज पे। अभी जो एक्चुअल डेटा यहाँ पे आ रहा है ना, वो तो हार्ड कोडेड है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र की जो डिटेल्स फैच हो रही है, जैसे आसिफ जाफरी लिखा हुआ है, हार्ड कोडेड डेटा आ रहा है, कोई ओरिजिनल में बंदा लॉगिन नहीं हुआ हुआ। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपने मेन डॉट डाट पे आया, और मेन डॉट डाट पे आने के बाद, अच्छा यहाँ तो कोड ही नहीं है, ऐप डॉट डाट में, सॉरी, ऐप डॉट डाट में आने के बाद ये देखो प्रोफाइल स्क्रीन क्या हुई है, फिक्स्ड है, हटा देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे वापस से ऑथ गेट जी, बल्कि ऑथ गेट भी तो नहीं बनाया था हमने, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको वापस रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी हम वापस से लॉगिन करेंगे। देख रहे हो इशूज़, जब आप मोबाइल पे रन करते हो ना, आपको फिर आइडिया होता है एप्लीकेशंस का। ये क्या इशू आ रहा है, ओवरफ्लो इशू आ रहा है कि जब कीबोर्ड ओपन हो रहा है ना, तो कंटेंट क्या हो रहा है कि उससे जाके उसके पीछे छुप रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। अब ये इशू कैसे रिजॉल्व किया जाता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं गया अपने लॉगिन पेज पर, सही है। आपने ना बस एक छोटा सा काम ये करना है, कुछ भी इतना नहीं करना, आपने कॉलम पे आने, जो आपकी बॉडी के अंदर इसमें कॉलम है ना, जिसके अंदर सारा कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। इस कॉलम पे क्लिक कीजिए, बल्ब के आइकन पे जाइए, और आप यहाँ क्या कीजिए, रैप विद विजेट। क्या नाम विजेट का, अरे सेकंड, रैप विद विजेट। विजेट का नाम है सिंगल चाइल्ड
स्क्रॉल व्यू क्या करता है, ये आपके कंटेंट को स्क्रॉलेबल बना देता है। जो कंटेंट इसके पीछे ओवरफ्लो कर रहा है ना, इसको जगह नहीं मिल रही स्क्रॉल होने की, तो इसको स्क्रॉलेबल बना देगा ये। अब चेक करेंगे वापस, तो इस तरह के ओवरफ्लोज इश्यूज जो है ना वो आते हैं अक्सर औकात। अब देखो ठीक हो गया। तो अगर कभी भी इस तरह का इशू आए तो आपने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाकर ये इशू फिक्स कर लेना, दैट्स इट। मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ इसको। ओके पासवर्ड क्या था? ठीक है, लॉगिन हो गए। अब लॉगिन हो गए, लेकिन मैं ऐप को यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ। देखो ये मेन चीज़ है सबसे। मैं लॉगिन हो गया, मैं होम पेज पे आ गया, मैंने ऐप को रीस्टार्ट किया और मैं वापस आ गया रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरह होता है एप्लीकेशंस में? इस तरह तो नहीं होता। आप एक बार लॉगिन हो गए तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करते या साइन आउट नहीं करते, आपको रजिस्ट्रेशन पेज थोड़ी ना दिखना चाहिए। तो क्या मेरा सेशन सेव नहीं हो रहा? मेरा सेशन बिल्कुल सेव हो रहा है, लेकिन उसकी हैंडलिंग नहीं की थी मैंने। ठीक है, तो आपने जाना है सिंपली कहाँ पर? आपने जाना है अपनी app.dart वाली फाइल में। app.dart में देखो मेरी डिफॉल्ट स्क्रीन कौन सी है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भैया आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है रजिस्टर्ड पेज खुल जाए। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा काम बस ये करना है, आपने एक ऑथेंटिकेशन गेट बनाना है जिससे आपकी एप्लीकेशन गुजरे तो चेक करे कि बंदा लॉगिन है तो होम पेज, और नहीं है तो लॉगिन पेज। इफ एल्स की कंडीशन है ये छोटी सी। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट बनाया। देखो ये मेन चीज़ है, अक्सर औकात आप स्टूडेंट्स ना प्रोजेक्ट्स में मिस कर देते हैं, जिसके ऊपर ना फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ एक विजेट बनाया ऑथेंटिकेशन गेट के नाम से, ऑथ गेट। ऑथ गेट के अंदर आकर ये प्लेस होल्डर को सबसे पहले मैं हटाऊंगा। देखो मैंने आप लोगों को फ्यूचर बिल्डर के बारे में बताया था। फ्यूचर बिल्डर मैंने बताया था, फ्यूचर बिल्डर आपके पास एक विजेट है जो APIs का रिस्पॉन्स हैंडल करने में इस्तेमाल होता है। जब API का रिस्पॉन्स आए या फायरबेस का रिस्पॉन्स आए, जो एसिंक्रोनस रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, उनको हैंडल करने के लिए हम फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें फ्यूचर आता है, फ्यूचर पास करते हैं, और फिर बिल्डर के अंदर हम डिफरेंट सिनारियोज जो हैंडल करते हैं कि अगर लोडिंग हो रही है तो क्या दिखाना है, अगर एरर आ रहा है तो यूज़र को क्या दिखाना है, अगर डेटा नहीं आ रहा तो क्या दिखाना है, और अगर डेटा आ रहा है तो वो कैसे दिखाना है। याद है ना ये काम किया था जब API वाला मैंने पूरा क्रड बनवाया था, याद है? खैर अभी फ्यूचर बिल्डर तो नहीं यूज़ कर रहे, मैं यूज़ करवाऊंगा स्ट्रीम बिल्डर। देखो फ्लटर में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फ्यूचर, एक होता है स्ट्रीम। फ़र्क समझना दोनों में। फ्यूचर जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स लाता है वन टाइम। आपने एक फंक्शन कॉल किया, वो आपके पास, अगर वो फ्यूचर फंक्शन है ना, वो रिस्पॉन्स लाएगा लेकिन सिर्फ एक दफ़ा। दोबारा रिस्पॉन्स चाहिए ना, दोबारा कॉल करना पड़ेगा, फिर दोबारा रिस्पॉन्स लाएगा। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, न्यूज़ एप्लीकेशन है, उसमें न्यूज़ आती है। मैंने एप्लीकेशन चलाई, मेरे सामने न्यूज़ आ गई। अब न्यूज़ ना चेंज हो गई डेटाबेस में, सही है, लेकिन मेरी स्क्रीन पे नहीं आएगी जब तक मैं दोबारा से स्क्रीन रिफ्रेश ना करूँ। रिफ्रेश करूँगा तो नई न्यूज़ आएगी, ऑटो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पीछे हम उसके क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर। मैंने बताया फ्यूचर वन टाइम रिस्पॉन्स लाता है, दोबारा रिस्पॉन्स चाहिए दोबारा कॉल करना पड़ता है, नई न्यूज़ देखनी है दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? इसी के बिहाफ पर स्ट्रीम क्या करता है, कंटिन्यूस रिस्पॉन्स लाता है। एक बार कॉल कर दिया ना, लेके आता रहेगा रिस्पॉन्स, बराह रास्त लेके आता है, लाइव चलता है। ठीक है, अगर मान लो डेटाबेस में कुछ चेंज हुआ ना, फटाफट आएगा बिना पेज रिफ्रेश किए। जैसे इसका इस्तेमाल होता है मोस्टली चैट एप्लीकेशंस बनाते हुए। अब जैसे मैं चैटिंग कर रहा हूँ, मैं मैसेज भेज रहा हूँ, अगले के मैसेज आ रहे हैं, तो क्या मुझे बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ा अगले का मैसेज देखने के लिए? नहीं, कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे हैं, पेज तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। तो वहां पर हम सहारा लेते हैं स्ट्रीम का। देखो इसका नाम भी स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब जैसे इसको लाइक उर्दू में तर्जुमा करो तो जैसे कहते हैं ना, बहता हुआ, स्ट्रीम कहते हैं ना। नहीं, प्रोवाइडर ये काम नहीं करता, लेकिन आप उसके अंदर ये काम कर सकते हो, हैंडल करवा सकते हो स्ट्रीम लिसनर्स के थ्रू। वहाँ पर लाइक अपने प्रोवाइडर के अंदर रियल टाइम में स्ट्रीम को लिसन करो, जो डेटा आ रहा है वो अपने प्रोवाइडर में रखो, और फिर जिसको चाहिए वो डेटा उसे आप प्रोवाइड करवा दो। तो फिलहाल तो यहाँ प्रोवाइडर नहीं, मैं डायरेक्ट स्ट्रीम बिल्डर ही यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट स्ट्रीम को हैंडल करता है। स्ट्रीम समझ में आए? स्ट्रीम को एक बार कॉल करते हैं ना तो ये कंटिन्यूस डेटा लेके आता है। जैसे हम कहते हैं ना मैच स्ट्रीम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं अपना क्रोम पे गया और मैं लाइव मैच ना स्ट्रीम कर रहा हूँ, उसका स्कोर देख रहा हूँ।
तो क्या बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ता है स्कोर देखने के लिए? नहीं ना, फटाफट अपडेट हो रहा होता है ना, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रीम का यही आपके पास जो है ना एक कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूस रिस्पॉन्स लेके आता है, ठीक है। उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम बिल्डर। क्या? स्ट्रीम बिल्डर। तो यहाँ मैंने लगाया स्ट्रीम बिल्डर। अब स्ट्रीम बिल्डर आपसे कहता है भाई आप मुझे क्या प्रोवाइड कर दें, आप मुझे स्ट्रीम बताएं और उसको हैंडल कैसे करना है वो बिल्डर को बता दें। अब स्ट्रीम है क्या भला यहाँ पर? देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूजर की स्टेट के वो लॉगिन है या साइन आउट है, इस चीज को ना कंटिन्यूस चेक करूँ जब उसकी ऐप रिस्टार्ट हो या जब एप्लीकेशन बंद होके वापस चले ना, तो उस दौरान ये कंटिन्यूस चीज चेक हो कि बंदा लॉगिन है या साइन आउट हुआ है, ये चीज चेक करनी है। तो अब इसकी मुझे यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करनी होगी। अब ये चीज भी फायरबेस इसके लिए भी बना बनाया मेथड देता है जिससे आप ये काम चेक कर सकते हो रियल टाइम में कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। कैसे? ये देखो फायरबेस ऑथेंटिकेशन पैकेज का यूज कर रहा हूँ, इंस्टेंस। ये देखो आ रहा है मेथड ऑथ स्टेट चेंजेस। क्या है ये? इस पे होवर करो तो ये इटसेल्फ खुद बता देगा। क्या कह रहे हैं? नोटिफाइज अबाउट चेंजेस टू द यूजर साइन इन स्टेट सच एज साइन इन और साइन आउट। ये बताता है, नोटिफाई करता है, आगाह करता है किस बारे में कि बंदा लॉगिन है या साइन आउट हुआ है, ठीक है। अब बंदा लॉगिन है या नहीं उस चीज को हैंडल कहाँ पे करूंगा? बिल्डर में। ये स्नैपशॉट याद आ रहा है? क्या था स्नैपशॉट? यार ऐसे नहीं करो, मैंने बहुत दफा पढ़ा है फ्यूचर बिल्डर पढ़ाते दौरान। स्नैपशॉट वो पैरामीटर होता है जो रिस्पॉन्स को हैंडल करता है जो आपके पास स्ट्रीम से या फ्यूचर से आया होता है। जैसे देखो इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ना कि बंदा लॉगिन है या नहीं, या ये हैंडल किस में हो रहा होगा, मतलब ये आएगा किसके अंदर? स्नैपशॉट में। तो बेसिक सी कंडीशन लगाऊंगा, बेटा बातें नहीं करो। देखो मैंने कहा इफ स्नैपशॉट हैज डेटा। यार ये तो वैसे मोबाइल की स्टोरेज के अंदर होता है, जो आपकी ऐप इंस्टॉल होती है ना तो उसका एक अंदर इंटरनल आपके फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर ना क्या करते हैं, फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर फाइल होती है। फाइल के अंदर इंटरनली आपका जो है ना डेटा स्टोर करता है, सेशन वगैरह। बाकी जो ब्राउजर पे सेव होता है ना वो तो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करता है, लेकिन जो मोबाइल की स्टोरेज होती है, जो आपका फोल्डर ऐप का इंस्टॉल होता है ना, कैशे वगैरह जो स्टोर होता है एप्लीकेशन का, जैसे मेरे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है ना, एप्लीकेशन का कैशे होता है जो हम क्लियर डेटा करते हैं, वहाँ पे जाके स्टोर करता है। फायरबेस कैसे लेके आता है? फायरबेस का डेटा मतलब सेशन का डेटा स्टोर कैसे होता है? उसी से करते हैं। अगर आप मैनुअली कर रहे हो ना, देखो अभी तो ये काम मेरे बिहाफ पे ना फायरबेस खुद से हैंडल कर रहा है, खुद से सेव कर रहा है, खुद से लेके आ रहा है, लेकिन ये मैनुअली करना है ना तो फ्लटर में भी शेड प्रेफरेंसेस होती है, डॉटनेट में भी होती है। आपने किसका बताया अभी? उसी से करते हैं, मोबाइल में भी उसी से ही करते हैं। होता तो है, मैं बताता हूँ एक सेकंड। नहीं सारी नहीं, जो इसका वो है ना सेशन, वो कह रहा हूँ। फेसबुक का हो जाता है, फेसबुक का कभी करके देखा आपने? आउट हो जाता है, मतलब लॉग आउट हो जाता है। अब वो देखना पड़ेगा कि वो क्या सिनारियोस यूज कर रहे हैं उसके। मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर स्नैपशॉट में डेटा है, डेटा कब होगा? जब बंदा लॉगिन हुआ हुआ होगा। जब बंदा लॉगिन हुआ हुआ होगा तो डेटा होगा स्नैपशॉट में। मैंने कहा तो फिर कौन सा पेज दिखाओगे मुझको? वरना सही है, बहुत बेसिक सी कंडीशन है। मैंने कहा स्नैपशॉट में डेटा है तो होम पेज दिखाना, वरना रजिस्टर स्क्रीन। बाकी आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। देखो मैंने ऐप रीस्टार्ट किया, दोबारा नहीं आया। क्या रीजन है? मैंने ऑथ गेट बनाया तो है, लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट पेज अभी भी क्या सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ऑथ गेट लगा दिया कि अब आपकी ऐप स्टार्ट होगी तो पहले ऑथ गेट पे जाएगी, चेक होगा कि बंदा लॉगिन है तो होम पेज, वरना रजिस्ट्रेशन।